हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, भारत में विश्व की जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8%। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1972 में। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिससे वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1973 में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर डैश हो गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1827। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल दुनिया की डैश बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2/3। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, दूसरा है सरिस्का वन्य जीव पशु विहार केरल, तीसरा है मानस बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल, चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवल चौथा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा गलत दिया हुआ है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गेंडा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन स्थायी वन का एक प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
ए और बी दोनों। आरक्षित वन और रक्षित वन। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के सभी राज्य में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र डैश वन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवर्गीकृत वन। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भैरोदेव डाकव सेंचुरी स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, महुआ और कदम्ब। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इमली और आम। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्नोई। राजस्थान में विश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगला प्रश्न है, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टिहरी में किसानों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीज बचाओ आंदोलन। टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1988 में। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 जल संसाधन से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22%। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में वृहद स्तर पर बांध, झील तथा सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील की निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वें। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में
सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास ये एक विशिष्ट तालाब था बनवाया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महानदी पर। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। अगला प्रश्न है, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों में बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल को आवश्यकता को पूरा करेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृष्णा गोदावरी पर विवाद खड़ा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि तथा उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने डैश अथवा डैश जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुल और कुल। स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए कौन सा तरीका आम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत वर्षा जल संग्रह। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। पहला है, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, जिसे जैसलमेर में खदी तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जोहड़ कहा जाता है। दूसरा है, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों कथन सही है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और
संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की पारंपरिक जल संचयन पद्धति है जिसे पालर पानी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टांका। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का पानी उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा ही कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मासिन राम में। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिन राम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी का गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मेघालय की वह शहर जहां छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह चेरापूंजी और मासिन राम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, से केवल 55 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह की रीति डैश से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में बांस के पाइप द्वारा झरना जल का संग्रह एक सदियों पुरानी प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।